हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है वायु प्रदूषण काबू में करने के लिए नया कानून, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, अध्यादेश लाया जाएगा। दूसरी न्यूज़ है अनुमान से ज़्यादा है चंद्रमा पर पानी, नासा ने की है पुष्टि। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार 3 से 4 दिन में कानून का मसौदा तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। इस मसले पर जरूरी हुआ तो अध्यादेश भी लाया जा सकता है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस संबंध में जानकारी दी है। सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने की बात कही है। केंद्र की ओर से यह जानकारी देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि फिलहाल पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी के गठन का आदेश टाल दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से समग्र कानून लाने की सराहना की और संतोष जताया। साथ ही कमेटी के गठन का 16 अक्टूबर का आदेश फिलहाल टाल दिया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार कानून लाने में सक्षम है और वह वायु प्रदूषण तथा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए समग्र कानून ला रही है। नेक्स्ट है अनुमान से ज्यादा है चंद्रमा पर पानी, नासा ने की पुष्टि। चांद पर पानी की मौजूदगी को लेकर नई जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की सतह पर पहले के अनुमान के मुकाबले कहीं ज्यादा पानी हो सकता है। इसके ठंडे कोने और चट्टानों में जमा हुआ पानी होने के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर प्रचुर मात्रा में पानी होना भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस पानी का इस्तेमाल वैज्ञानिकों का कहना है इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जा सकता है। साथ ही ईंधन के तौर पर भी इसका प्रयोग संभव है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की टीम ने चांद की सतह पर अणु के रूप में पानी का पता लगाया है। पहले के अध्ययनों में पानी और हाइड्रोक्सिल के अणुओं को लेकर संशय था। नए अध्ययनों में इस संशय को दूर कर लिया गया है। टीम की अगुवाई कर रहे केसी हेनिल ने कहा है कि हमने पानी का पता लगाया है, वह बर्फ के रूप में नहीं है बल्कि पानी के अणु हैं। ये अणु एक दूसरे से इतनी दूर है कि बर्फ या द्रव अवस्था में नहीं आ पाते हैं। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है भारत अमेरिका में रक्षा समझौता आज। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को सैटेलाइट डाटा साझा करने वाले एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। बेसिल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियोस्पेशियल कॉरपोरेशन यानी बीका नाम का यह समझौता दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों की अंतिम कड़ी है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध और मजबूत हो जाएंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े बेहद संवेदनशील डाटा को निर्बाध तरीके से साझा करने का रास्ता साफ करेगा। मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होनी है। यह वार्ता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर की अगुवाई में होगी। पोम्पियो और एस्पर सोमवार सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। दिन में राजनाथ सिंह और एस्पर के बीच तकरीबन 1 घंटे की बैठक हुई। देर शाम दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बैठक चली। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में बताया गया कि दोनों मंत्रियों ने इस बात पर संतोष जताया कि इस यात्रा के दौरान बीका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मालाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने का स्वागत किया। इसके अलावा दोनों मंत्रियों के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच और संयुक्त स्तर पर सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ। सैन्य सहयोग बढ़ाने पर गठित सैन्य सहयोग समूह की सिफारिशों के मुताबिक कदम उठाने और एक दूसरे से के यहाँ ज़्यादा संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी सहमति बनी है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए तीन न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है
उज्ज्वल व सुरक्षित है भारत का भविष्य। इंडिया एनर्जी फोरम में वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। दूसरी न्यूज है, एक गन्ना प्रजाति से बदली किसानों और चीनी उद्योग की तस्वीर। और तीसरी न्यूज है, शून्य देनदारी वाले कारोबारी एसएमएस से भर सकते हैं जीएसटी रिटर्न। पहली न्यूज से शुरू करते हैं। घरेलू इकोनॉमी के पटरी पर लौटने के मिल रहे संकेतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों के समक्ष एक बार फिर भारत को एक आकर्षक निवेशक बाजार के तौर पर पेश किया है। सोमवार को इंडिया एनर्जी फोरम की बैठक के तहत दुनिया भर के पेट्रोलियम सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरी तरह से ऊर्जावान है और इसका भविष्य उज्जवल व सुरक्षित है। इस संदर्भ में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से ऊर्जा की मांग में भारी कमी के बावजूद भारत आने वाले समय में दुनिया के 3 बड़े ऊर्जा बाजारों में शामिल रहेगा। वैश्विक बाजार में ऊर्जा की मांग को भारत प्रभावित करता रहेगा। मोदी ने बताया कि भारत के घरेलू विमानन सेक्टर में जहाज़ों की संख्या वर्तमान 600 से बढ़कर 2024 तक 1200 हो जाएगी। भारत का हर घर अब बिजली से जुड़ गया है। देश में एलपीजी भी अधिकांश क्षेत्रों में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ भारत पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2022 तक भारत नवीन ऊर्जा क्षेत्र में 1.75 लाख मेगावाट और वर्ष 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। इन सबके साथ भारत इकोनॉमी में गैसों की हिस्सेदारी बढ़ाने से भी गंभीरता से काम कर रहा है। नेक्स्ट है, एक गन्ना प्रजाति से बदली किसानों और चीनी उद्योग की तस्वीर। गन्ने की मात्र एक उन्नतिशील प्रजाति से गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की तस्वीर बदल दी है। उत्पादकता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर गन्ना उत्पादन ब्राजील जैसे देश को मात देने वाला यह अनूठी प्रजाति CO0238 उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में मीठी क्रांति की वाहक बन गई है। वैसे तो इसकी कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर 53% पर पहुंच चुकी है। उत्तरी क्षेत्र के इन 5 राज्यों में इसकी कवरेज 83% है। CO0239 उत्तरी राज्यों के गन्ना किसानों की सबसे चहेती प्रजाति बन चुकी है। गन्ने का उत्पादन जहां प्रति हेक्टेयर 61.6 टन था, वह बढ़कर 81 टन को पार कर गया है। नेक्स्ट है, शून्य देनदारी वाले कारोबारी एसएमएस से भर सकते हैं जीएसटी रिटर्न। कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले कारोबारी शून्य देनदारी होने पर एसएमएस के जरिए तिमाही रिटर्न भर सकते हैं। वर्तमान में 17.11 लाख कर्जदाता कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इसमें से करीब 20% या 3.5 लाख करदाता वैसे हैं जो शून्य रिटर्न फाइल करते हैं। जीएसटी नेटवर्क ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इसके तहत कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले करदाता बिना जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन किए एसएमएस के जरिए जीएसटी CMP 08 फॉर्म में शून्य ब्यौरा भर सकते हैं। CMP 08 सेल्फ असेसमेंट का तिमाही ब्यौरा है जिसे एक मुफ्त योजना अपनाने वाले करदाता भरते हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, राहुल की नासमझी का मूल्य चुकाती कांग्रेस। क्या कांग्रेस के पास गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का अकाल पड़ गया है जो उसे चीन और पाकिस्तान को बीच में लाने की जरूरत पड़ जाती है। दूसरी न्यूज़ है, टीआरपी की खतरनाक होड़। जो पहला आर्टिकल है वो सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉक्टर AK वर्मा द्वारा लिखा गया है। दूसरा है, टीआरपी की खतरनाक होड़। टीवी चैनलों द्वारा टीआरपी के लालच में मीडिया ट्रायल की प्रवृत्ति घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है विधि मामलों के विशेषज्ञ एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर हरवंश दीक्षित द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, गंभीर समस्या पर सुस्ती। वायु प्रदूषण जो कि एक गंभीर समस्या है, उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुस्ती दिखाती हैं, उस पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। राहुल की नासमझी का मूल्य चुकाती कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार चुनाव में
चीन द्वारा गलवान घाटी में की गई घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के बलिदान पर प्रश्न उठाया है। वास्तव में वह एक अरसे से ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में एक चुनावी सभा में पूछा, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे जब हमारे सैनिक अपने प्राण गंवा रहे थे। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि चीन ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। यह कैसा प्रश्न है, यह कैसा आरोप है। अचानक घटी परिस्थितियों में जो करना होता है सेना ने वह किया। गलवान घाटी में जो संभव था वह हमारी सेना ने किया। अब तो यह विश्व विदित हो गया है कि हमारे बहादुर सैनिकों ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके कहीं ज्यादा जवानों को मारा है। सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में खुद राहुल गांधी क्या करते। पिछले दिनों हरियाणा में एक सभा में उन्होंने कहा कि वह होते तो गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को 15 मिनट में भगा देते। कितना हास्यास्पद है। शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब चीन ने क्या किया था। तब देश के 3250 सैनिक शहीद हुए थे और चीन ने अक्साई चीन में भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली थी। कितना शर्मनाक था वह। फिर 1971 में बांग्लादेश युद्ध में जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया था, तब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पास बदले में गुलाम कश्मीर वापस लेने का सुनहरा अवसर था। लेकिन यह रहस्य ही है कि वह उस पर मौन क्यों रही। अब अगर राहुल गांधी स्वयं को नेहरू और इंदिरा गांधी से ज्यादा योग्य समझते हैं तो फिर उसकी अलग बात है। क्या कांग्रेस के पास गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का अकाल पड़ गया है जो उसे चीन और पाकिस्तान के बीच लाने में जरूरत पड़ जाती है, और फिर वह भी सरकार को नीचा दिखाने के लिए। किसी सरकार की अनेक कमजोरियां होती हैं और उसकी नीतियों में सुधार की तमाम संभावनाएं होती हैं। क्या कांग्रेस के पास उन कमजोरियों को चिन्हित करने, उन्हें गंभीरता से उठाने और उन पर सरकार से जवाब मांगने की योग्यता समाप्त हो गई है? यह मानने के अच्छे भले कारण है कि राहुल गांधी के बचकाने बयानों से पार्टी के अनेक लोगों के स्वार्थ सिद्ध होते हैं जो दलीय व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठे हैं और पार्टी के सत्ताहीन होने पर अनुचित लाभ लेते हैं। शत्रु देश की सरकारों, सेना और जासूसी संस्थाओं को भी ऐसे नेता और राजनीतिक दल बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वे बड़ी आसानी से उनके मोहरे बन जाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी नेता राहुल गांधी के उनके ट्वीट प्रायः रीट्वीट करते हैं। इससे देश की जनता के मन में राहुल और कांग्रेस के प्रति शंका उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि कहीं चीन और पाकिस्तान राहुल और कांग्रेस के कंधों पर बंदूक रखकर तो नहीं चला रहे। कांग्रेस के सामने इस समय नेतृत्व, विचारधारा, संगठन, राज्यों में बिखराव और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर अनेक संकट है। यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस अगले एक दशक तक राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कोई उल्लेखनीय चुनावी प्रदर्शन नहीं करने वाली। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बेहतर समय है जब उसे मोदी पर अनावश्यक प्रहार करने और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सरपरस्ती में काम करने के बजाय अपनी कमजोरियों को दूर करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है टीआरपी की खतरनाक होड़। पिछले दिनों मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वर्ग से नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि जब आप ही जांचकर्ता, अभियोजन और जज बन जाएंगे तो अदालतों की क्या जरूरत है। दरअसल न्यायालय एक जनहित मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें सुशांत सिंह प्रकरण से जुड़े विषयों पर मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से जब अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए यह कहा गया कि इससे इस प्रकरण की गुत्थी सुलझने में मदद मिलती है, तो अदालत ने कानून पढ़ने की सलाह देते हुए उसके मुताबिक आचरण करने की भी नसीहत दी। सुशांत रिया प्रकरण और अब टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से जुड़े विवाद ने अदालत को सख्त टिप्पणी करने को मजबूर किया है। इसकी शुरुआत तो आपराधिक घटनाओं की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग से हुई थी, लेकिन टीआरपी के लालच ने इसे सनसनीखेज रिपोर्टिंग में तब्दील कर दिया। मीडिया ट्रायल न्यायालय की अवमानना की परिधि में आता है। इसके माध्यम से किसी के पक्ष में या उसके खिलाफ एक माहौल तैयार होता है जो अदालत में कामकाज में हस्तक्षेप करता है। यह 1971 के न्यायालय की अवमानना कानून की धारा 2C के खंड 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, किंतु इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो सकती है। वास्तव में स्वतंत्र न्याय प्रशासन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वतंत्र प्रेस। दोनों ही समाज के लिए जरूरी है, परंतु मीडिया की न्यायिक व्यवस्था में
दखल अंदाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हर अभिव्यक्ति का यह अधिकार है कि उसके मुकदमे का स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण हो। ब्रिटेन में 1981 में सेरिंग केमिकल्स बनाम फॉकमैन के मुकदमे में मीडिया ट्रायल और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर संबंधों को स्पष्ट किया गया था। लॉर्ड डेनिंग ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता की आधारशिला है, किंतु इसे लेकर यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसे किसी भी प्रतिष्ठा को नष्ट करने, भरोसा तोड़ने या न्याय की धारा को दूषित करने की भी आज़ादी मिली हुई है। मीडिया ट्रायल पर लगाम लगाने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। तब न्यायालय ने कहा था कि जब भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का मुकदमा शुरू होता है तो मीडिया के कुछ लोगों की दखलंदाजी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इससे अदालतों तथा अभियोजकों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुनः एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से मांग की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के नियमन के लिए एक संस्था गठित करने के लिए वह केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी करे। इसके विरोध में एक बार फिर आत्मनियत का तर्क दिया गया है। आत्मनियमन के अधिकार का आग्रह लोकशाही के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है। आत्मनियमन की मांग का तात्पर्य स्वच्छंदता की मांग करने के बराबर होता है। लोकतंत्र किसी को इतना अधिकार संपन्न बनाने की अनुमति नहीं देता कि वह उसका दुरुपयोग कर सके। लोकशाही नियंत्रण और सामंजस्य के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए राष्ट्रीय न्यायाधीश को भी संविधान और नियमों के दायरे में रखने की व्यवस्था की गई है। संविधान विरुद्ध कार्य करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अनियंत्रित अधिकार संपन्नता निरंकुश होने की पृष्ठभूमि तैयार करती है। समाज तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की साख के लिए यह जरूरी है कि एक कानून लाया जाए जिससे टीआरपी के लोभ में मीडिया ट्रायल जैसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगे। नेक्स्ट आर्टिकल है गंभीर समस्या पर सुस्ती। जानलेवा साबित हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के मामले में किस तरह काम चलाऊ रवैया अपना लिया गया है, इसका पता केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी से चलता है कि पराली यानी फसलों के अवशेष जलाने की समस्या से पार पाने के लिए जल्द ही एक नया कानून लाया जाए। केंद्र सरकार की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाने के लिए अपने अहम फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन यह सवाल अपनी जगह खड़ा है कि आखिर अभी तक वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के लिए करने और खासकर पराली जलाने से रोकने के लिए किसी कानून का निर्माण क्यों नहीं किया गया। भले ही केंद्र सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया हो कि 3-4 दिन में के अंदर प्रदूषण रोधी व्यापक योजना पेश करने के साथ ही पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कानून की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि ऐसा होते ही वायु प्रदूषण छूमंतर हो जाएगा। आसार इसी बात के हैं कि जब तक यह कानून अस्तित्व में आएगा तब तक बची खुची पराली भी जला दी जाएगी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में चोटिल रोहित का नाम नहीं। जहां एक तरफ भारतीय चयनकर्ताओं ने घुटने की चोट का हवाला देते हुए वनडे और टी20 के उप कप्तान रोहित शर्मा को 29 नवंबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियाई दौरे की टीमों में नहीं रखा है, तो वहीं रोहित शर्मा इस घोषणा के कुछ देर बाद ही अबू धाबी में मुंबई इंडियंस के अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। मुंबई इंडियंस ने इसकी फोटो भी ट्वीट करके, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या टीम की घोषणा से पहले भारतीय चयनकर्ताओं ने रोहित से बात नहीं की। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि रोहित और ईशांत पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम नजर रख रही है। तो ये आज का यानी 27 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।